नमस्कार। तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम अंतिम कवि को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ढोला मारूरा दोहा का परिचय आपको कल पढ़ा दिया गया था, कल की वीडियो में। आज हम मारवाणी का संदेशा है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यही आपके कोर्स में इस समय रखा गया है। इसमें मारवाणी संदेश वाहक को ढोला को संदेश देने के लिए भेज रही है और वो अपनी विरह व्यथा का वर्णन किस प्रकार से कर रही है, इसका वर्णन किया गया है। मारवाणी और ढोला का विवाह बचपन में हो गया था। उसके बाद में मारवाणी अपने देश लौट आई थी और ढोला नरवर देश रह गया था। तो ढोला मारवाणी को ऐसा प्रतीत होता है कि ढोला उसे भूल गया है, इसलिए वो अपने युवा अवस्था का वर्णन और किस प्रकार से वो विरह की अनुभूति कर रही है, इसका वर्णन इन दोहों के माध्यम से कवि ने किया है। पथिक को मारवाणी संदेश देते हुए ये बताएगी कि जिस तरह से संदेश में कह रही हूं उसी तरह से तुम ढोला को जाकर के कहना, तो ढोला को मेरी विरह व्यथा का पता चल जाएगा। तो वो ये कह रही है पहले दोहे में, नरवर देश सुहामणो जय जाऊं पहिया, मारू तना संदेश ना ढोल इनू कहिया। मारवाणी पथिक को ये कह रही है कि जो नरवर देश है वो बहुत सुहावना है, जहाँ ढोला रहता है। पहिया यानी पथिक, जय यानी जहाँ, जावो यानी जाना, कि हे पथिक जो सुहावना सुंदर नरवर देश है वहां पर तुम्हें जाना है और क्या करना है। मारू तना संदेशड़ा वो ढोल इनू कहिया है, और मारू के जो संदेश है वो तुम्हें ढोला को कहना है। अर्थात मारवाणी संदेश वाहक को बुला करके ये समझाना चाह रही है कि तुम्हें कहाँ जाना है और किस प्रकार से मेरे संदेश है वो ढोले को कहना है। संदेशा ही लख लही जठ जऊं कहीं जाने कोई, ज्यूं धनी आंखई नयन भरी ज्यों जई आखई सोई। मारवाणी पथिक को ये कह रही है, संदेश वाहक को ये कह रही है कि तुम इस प्रकार से संदेश देना, इस प्रकार से कहना। संदेशा ही लख यानी लक्षित होगी, लहे यानी होगी, क्या होगी, उसकी मनोव्यथा। ज्यों कहीं जाना ही कोई, कि अगर कोई कहना जानता हो, अर्थात उसका भाषा पर अधिकार हो और उसको कहना आता हो, तो संदेश को संदेश क्या लक्षित करेगा, मारवाणी की विरह व्यथा को, मनोव्यथा को पूरी तरह से लक्षित कर देगा, पूरी तरह से बता देगा। अर्थात संदेश वाहक को ये समझाना चाह रही है कि जो संदेशा है उसको कहने का भी एक तरीका है कि जिस प्रकार से मैं तुम्हें कह रही हूं उसी प्रकार से तुम ढोला को कहना, तो क्या होगा कि ढोला मेरी मनोव्यथा को समझ जाएंगे। ज्यूं धनी आंखें नैन भरी ज्यूं जोई आंखें सोई। अर्थात जिस प्रकार से धनी यानी मैं पत्नी अपनी आंखों में, नेत्रों में पानी भर करके या आंसू रख करके और तुम्हें कह रही हूं कि मैं बहुत परेशान हूं, दुखी हूं, विरह मुझे सता रहा है, उसी प्रकार से जय आंखें यानी उसी प्रकार से तुम्हें भी ढोला को ये बात कहनी है। अर्थात भावार्थ इसका यह है कि तुम्हें ढोला को इस प्रकार से संदेश देना है कि जिस तरह तुमने मुझे देखा है कि मैं किस तरह से विरह में व्यथित होती हुई ढोला को संदेश भेज रही हूँ, उसी प्रकार से तुम्हें ये अपनी बात है वो ढोला को समझानी है। तो यहाँ पर नायिका की विरह व्यथा इस प्रकार परिलक्षित हो रही है कि वो संदेश वाहक को ये बताना चाहती है कि तुम्हें संदेश किस प्रकार से देना है। दाढ़ी एक संदेश रऊं प्रीतम कहिया जाय, साधन बल कोई ला भैर बसम ढंडोले से आए। विरह की पराकाष्ठा ये है कि वो संदेश वाहक को ये कह रही है कि तुम एक संदेश प्रियतम को ये कहना, ढोला को ये कहना कि अगर तुम अब बहुत दिनों तक नहीं आए तो विरह के कारण तुम्हारी जो पत्नी है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी कि वो जलकर कोयले के समान हो जाएगी। तुम्हें फिर क्या मिलेगी, केवल उसकी भस्म ही मिलेगी। ये एक लौकिक आख्यान है, लौकिक कहावत है, लौकिक मुहावरा है कि विरह के कारण नायिकाएं जल करके कोयला हो गई या पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसका अर्थ ये है
कि नायिका पूरी तरह से विरह के अंदर ऐसी व्यथित हो गई है कि जीवन के किसी भी सुख का वो भोग नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम बहुत दिनों तक नहीं आए तो वो जो नायिका है उसका जो यौवन है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और वो कैसी हो जाएगी, फिर तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि नायिका ये कहना चाह रही है कि विरह के कारण तुम्हारी जो पत्नी है वो पूरी तरह से, अगर तुम अब नहीं आए तो तुम्हारे भोग भोगने के या तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं रह पाएगी। अर्थात इस लौकिक कहावत मुहावरे का प्रयोग उन्होंने इस अर्थ में किया है कि नायिका बुरी तरह से विरह के अंदर समाप्त हो जाएगी। धाड़ी जे प्रीतम मिले यूं कही दाख विहा, पंजर नहीं छे प्राण प्राण यूं था दिस झल रही आए। बहुत ही सुंदर शब्दों में लौकिक भाषा के द्वारा, लौकिक मुहावरों के द्वारा कवि ने ये बताया है कि मारवाणी दाढ़ी यानी संदेशवाहक को ये कह रही है कि जब प्रियतम मेरे मिल जाए तो उनको तुम ये कहना, किस प्रकार से कहना, दाख भी है मीठे शब्दों में इस प्रकार कहना, पंजर नहीं छे प्राण, कि नायिका विरह के कारण इतनी क्रश काय हो गई है कि उसके अंदर प्राण ही नहीं बसते हैं, मानो केवल पिंजरा रह गई है। था दिस झल रही है कि प्राणों को केवल इस प्रकार से एक लो, झल यानी एक लो, एक थोड़ी सी अग्नि, थोड़ी सी ऊष्मा इस प्रकार से शरीर के अंदर रह गई है, केवल तुम्हारे आने के इंतजार में। केवल प्राणों को इस प्रकार से पकड़ के रखा है, या इस प्रकार से प्राण है वो केवल एक ज्योति की तरह से, एक अग्निपुंज की तरह से शरीर रूपी पिंजरे में रह गया है। बाकी नायिका को तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके शरीर में प्राण ही नहीं है, वो निष्प्राण हो गई है, वो केवल पिंजरा रह गई। इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ और अर्थ ये है, नायिका का शरीर विरह के अंदर पूरी तरह से सूख गया है, उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं, उसकी मनोकामनाएं पूरी तरह समाप्त हो गई है। केवल तुम्हारे आने की आशा के कारण एक लो मात्र उसके शरीर में प्राणों की रह गई है। पंथी एक संदेश भल मानस नहीं भक, आत्म तुझ पासई अचेर ओ लग रूड़ा रुख। नायिका ने कहा है कि पंथी यानी कि संदेशवाहक, तुम उनको एक संदेशा देना, भले मानुष को नहीं भक्त, इस प्रकार कहना, क्या कहना, आत्म तुझ पास है, कि मेरी आत्मा तुम्हारे पास ही बसती है, और यहाँ केवल क्या है, शरीर रूपी वृक्ष है वो केवल यहाँ खड़ा हुआ है। अर्थात नायिका ये कहना चाहती है कि नायिका के शरीर में केवल जो उसका मन है, उसकी आत्मा है, वो पूरी तरह से तुम्हारे पास बसी हुई है। यहाँ पर शरीर रूपी वृक्ष है वो केवल यहाँ रह गया है। अर्थात नायिका ये कहना चाहती है कि वो प्रतिक्षण केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करती है, तुम्हारी याद उसको इस तरह से परेशान कर रही है कि उसे लगता है कि उसकी आत्मा ही तुम्हारे पास चली गई है। दाढ़ी जे राजेंद्र मिले यूं दाखविया जाय, कि जौवन हस्ती मद चढ़े और अंकुश लई घर आए। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा नायिका अपने यौवन का वर्णन करेगी कि वो ये बताना चाहेगी कि नायिका यौवनवती हो गई है, इसलिए अब तुम्हें उसको लेने के लिए आ जाना चाहिए। पहले ऐसा होता था, बचपन में शादी जरूर कर देते थे, लेकिन गोने की जो प्रथा थी, अर्थात नायक जो नायिका को लेने आता था या मिलन होता था, या नायिका है वो अपने पियर में ही रहती थी और बाद में ससुराल जाती थी जब वो पूरी तरह यौवनवती हो जाती थी। तो नायिका ये बताना चाह रही है कि यौवन रूपी हस्ती है, उसका मद है वो चढ़ चुका है, और अब तुम्हारे मिलन रूपी अंकुश से तुम इसको बांधो और लेकर के अपने घर चले जाओ। अर्थात नायिका ये बताना चाह रही है कि अब हमारे मिलन का समय हो गया है, इसलिए अब तुम्हें आ जाना चाहिए। और यौवन हस्ती है, यहाँ विभिन्न उपमाओं के द्वारा, विभिन्न अलंकारों के द्वारा, अलंकारों का प्रयोग करते विभिन्न उपमा और रूपकों के द्वारा कवि ने नायिका को नायक से संदेश भेजा है। नायिका के द्वारा किस प्रकार से उसकी वीर व्यथा और यौवन का वर्णन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवि ने किया है कि यौवन रूपी जो हस्ती है उसको अब मत चढ़ गया। इसका मतलब ये है कि नायिका यौवनवती हो चुकी है, इसलिए अब तुम मिलन का अंकुश लेकर के और आ जाओ और उसे अपने घर ले जाओ।